हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यूज़ के फंक्शंस के बारे में, क्या काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और फर्दर टाइप्स के बारे में। ठीक है जी। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप है विच इज़ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने बात की थी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, टेंडन के बारे में एंड लिगामेंट्स के बारे में। रिमेंबर मैंने आपको बताया भी था कि टेंडन्स एंड लिगामेंट्स पे जर्नली क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और 1 मार्क में भी पूछा जाता है। टेंडन्स क्या काम करते हैं? टेंडन्स कनेक्ट करते हैं बोन्स को मसल से, जबकि लिगामेंट्स क्या काम करते हैं? बोन को बोन से कनेक्ट करते रहते हैं। ठीक है जी। लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि टेंडन्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर, बिकॉज उसके अंदर कौन से फाइबर्स प्रेजेंट हैं? कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं। और लिगामेंट्स में कौन से फाइबर्स प्रेजेंट हैं? येलो फाइबर्स, या जिसको हम क्या कह देते हैं? इलास्टिन फाइबर्स भी प्रेजेंट है। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो कि था हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ऑल्सो नॉन एज स्केलेटल टिश्यू। तो नेक्स्ट टिश्यू के बारे में जो कि है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी। तो इसमें आते हैं कौन से टिश्यूज जो मेनली हमारा स्केलेटन फॉर्मेशन करने में रोल प्ले करते हैं, इसलिए सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू को स्केलेटल टिश्यू भी कह देते हैं। ठीक है जी। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से इसके जो फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें आता है सबसे पहले फर्स्ट इज कार्टिलेजेस, और उसके बाद बात करेंगे बोन के बारे में। तो कौन कौन से इंक्लूड हैं टिश्यू सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में? फर्स्ट इज कार्टिलेज एंड सेकंड इज अबाउट बोन्स। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में, कार्टिलेज में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को बोलते हैं हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ये जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट है ये फर्दर अराइज करते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स को। फाइन। इनका जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा या मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? कंपैरेटिवली सॉफ्टर होती हैं बोन्स के कंपैरेटिवली। जो कार्टिलेजेस हैं वो सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे हमारे जो एंटीरियर नोज़ का पार्ट है, टिप ऑफ नोज़ जो पोर्शन है, वहाँ पे जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, इसी वजह से वो फ्लेक्सिबल होता है। ईयर पिन ना फोल्ड हो जाता है, तो वहाँ पे भी क्या बना है? वो कार्टिलेजेस का ही बना हुआ है। ट्रैकिया जो कि हमारा पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, उसको सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं इंटरनली। तो कार्टिलेजिनस क्या है? कंपैरेटिवली सॉफ्टर होते हैं, स्केलेटन को सपोर्ट करने में रोल प्ले करते हैं। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों ही तरीके का मैट्रिक्स होगा, ऑर्गेनिक भी होगा, इनऑर्गेनिक भी होगा, लेकिन ऑर्गेनिक का अमाउंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्टिलेजिनस टिश्यूज़ के बारे में। कार्टिलेजिनस टिश्यूज़ में जो सेल प्रेजेंट है, जो सेल्स हैं, सेल जो अराइज करते हैं नए सेल्स को, वो कौन से प्रेजेंट हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट प्रेजेंट है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ठीक है जी। मैट्रिक्स कैसा प्रेजेंट होगा? मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आयंस, जिसमें मैट्रिक्स कंटेन more organic portion, more organic ions as compared to inorganic। ठीक है जी।
तो सबसे पहले तो जो सेल्स कार्टिलेज को फॉर्म करती हैं या जो कार्टिलेज टिश्यूज़ की सेल हैं उन सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ये जो ब्लास्ट हैं ये फर्दर वो सेल्स होती हैं जो न्यू सेल्स को अराइज करते रहते हैं। मतलब एक होती है जर्मिनल लेयर, नीचे की लेयर, उसको बोलते हैं हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ये फर्दर नए सेल्स को लगातार रिप्रोड्यूस करती रहेंगी। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होगा, जो यूनिट्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है जी। मैट्रिक्स जो वो प्रेजेंट होगा कैसा होगा? उसमें ऑर्गेनिक आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक का क्या होगा? कम होगा। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। अब बात करें अगर लोकेशन की, तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना, ट्रैकिया में जो रिंग्स होते हैं, ट्रैकियल रिंग्स, तो ये सब जगह पे प्रेजेंट होगी कौन? कार्टिलेजिनस। ठीक है जी। काम क्या करेगा? स्केलेटन को सपोर्ट करने का काम करते हैं। क्लियर होगी इतनी सी बात। जब हम कंपेयर करें इसको अगर बोन्स है या बोन्स के बारे में देखें, तो बोन्स में जो सेल फॉर्मिंग लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है जी। क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। ये जो ओस्टियोब्लास्ट है, ये जिन सेल्स को फॉर्म करती है उनको हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। ठीक है जी। क्या कहेंगे? ओस्टियोसाइट्स। बोन्स की मैट्रिक्स के बारे में अगर देखें तो बोन्स का मैट्रिक्स किस तरीके का प्रेजेंट होता है? बोन्स हार्ड होती हैं। ये क्या है? कंपैरेटिवली हार्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? कंपैरेटिवली सॉफ्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। तो इसमें जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स के अंदर इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है, इनऑर्गेनिक आयंस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मेनली जो हमारी बोन्स हैं वो उसमें कैल्शियम आयन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। फाइन। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक्स आयन लाइक कैल्शियम का अमाउंट क्या होगा? कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हो जाएगा। मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और उसके अलावा भी अदर आयंस जो भी हैं, क्लोराइड है, पोटेशियम है, वो सब भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, जबकि जो ऑर्गेनिक है वो क्या होता है? कम होता है। अगर परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो ऑर्गेनिक सिर्फ 30% ही होता है और इनऑर्गेनिक लगभग 70% जो मैट्रिक्स है वो सारा का सारा क्या है? इनऑर्गेनिक ही है। ऑर्गेनिक सिर्फ कितना ही है? 30%। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी? कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। जो भी हमारे इनर स्केलेटन है, जहाँ भी हमारी बोन्स हैं, जैसे हमारे लेग्स में जो बोन प्रेजेंट है, हैंड्स में बोन प्रेजेंट है, जो हमारी रिब्स है, स्टर्नम है, ठीक है जी, फीमर आपने सुना होगा, लॉन्गेस्ट बोन है, वर्टिब्रल कॉलम इज़ अ बोनी बॉक्स। ठीक है जी। इन सब जगह पे क्या प्रेजेंट है? बोन्स ही प्रेजेंट है। और ये बोन्स क्या करते हैं? इस पूरे स्केलेटन को, पूरी बॉडी को सपोर्ट देने का काम करते हैं। सब स्ट्रक्चर्स को अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और हम लोग भी अपना स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएँ, प्रॉपर तरीके से खड़े रहें, हमारा जो ढांचा है हमारी बॉडी का वो गिरे ना, उस हर जगह को फॉर्मली कौन होल्ड करके रखते हैं? ये बोन्स होल्ड करके रखते हैं। तो बोन्स कौन कौन सी होंगी? जैसे रिब्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। रिब्स किसकी बनी है? बोन्स की प्रेजेंट हैं। लेग्स में प्रेजेंट होती हैं, हैंड में प्रेजेंट होती हैं। पूरा का पूरा जो हमारा स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है?
बोन्स का ही बना हुआ है। बोन्स आर द हार्डर स्ट्रक्चर मैट्रिक्स की वजह से, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। 70% लगभग इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट है और 30% ऑर्गेनिक है। सेल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट जिन सेल्स को फॉर्म करते हैं वो होते हैं ओस्टियोसाइट्स। क्लियर होगी इतनी सी चीज़? तो जो याद रखने वाली चीज़ है इन दिस सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू या स्केलेटल टिश्यू अबाउट कार्टिलेजेस एंड बोन्स, उसमें याद रखने वाली चीज़ सिर्फ इतनी है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जनरली सेल्स पे पूछा जाता है। तो कॉन्ड्रियोसाइट्स या कॉन्ड्रियोब्लास्ट कौन फॉर्म करते हैं? कार्टिलेज को फॉर्म करते हैं, जबकि ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स फॉर्मेशन करते हैं किसका? बोन्स का। कार्टिलेज सॉफ्टर स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल पार्ट है, जबकि बोन्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर। वो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 70% इनऑर्गेनिक पोर्शन प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक पोर्शन कम होता है विच इज़ 30%। तो वो क्या होंगी? ज़्यादा हार्डर हो जाएंगी, जबकि यहाँ पे क्या होता है? ऑपोजिट होता है, ऑर्गेनिक का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक आयंस का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है। अब अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें बोन्स के, तो बोन्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें इंटरनली कट करके एक बोन को, तो ये जो बोन है इसमें जो सबसे इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेवर्शियन कैनाल। बोन्स में प्रेजेंट होती है, आपको पता होगा, ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। जो कि ब्लड कैपिलरीज हैं इनसे नरिशमेंट मिलता है इन ओस्टियोब्लास्ट को, और तभी ये फर्दर रिलीज़ करती हैं या फॉर्म करती हैं ओस्टियोसाइट्स को। अब ये जो ओस्टियोसाइट्स हैं ये इस तरीके से सर्कुलर मैनर में अरेंज रहती हैं। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? हेवर्शियन सिस्टम। और इस हेवर्शियन सिस्टम में ये जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है इसको बोला जाता है हेवर्शियन कैनाल। और ये क्या है? सेल्स हैं बोन की विच आर नोन एज ओस्टियोसाइट्स। इन सेल्स के बीच में क्या है? स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को बोलते हैं लैक्यूना। तो ये तो हो गया सेल्स। सेल्स को क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट्स। जो स्पेस प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? लैक्यूना। तो ये थोड़ा सा हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। हालांकि जो आपका लेवल है 10th लेवल पे बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी कभार सेल्स पे पूछ लिया जाता है। तो सेल्स किस तरीके से अरेंज्ड है? सर्कुलर मैनर में, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं। ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू नरिशमेंट मिलता है ओस्टियोब्लास्ट को, और वो फॉर्म करते हैं न्यू ओस्टियोसाइट्स को। तो यहाँ पे जो लैक्यूनास हैं, लैक्यूनास आर द स्पेस बिटवीन दीज ओस्टियोसाइट्स। इनके थ्रू ही जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, वो यहाँ तक पहुँचेंगी, और ये जो सेल्स हैं इनको यहाँ पे नरिशमेंट मिल जाएगा थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है जी। तो ये क्या हो सकती है? ग्रो कर सकती है, न्यू सेल्स को फॉर्म कर सकती हैं। क्लियर होगी इतनी सी चीज़? सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेजेस का भी। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि जो कार्टिलेजेस हैं उनकी जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। इस पेरिकॉन्ड्रियम में ही सिर्फ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो इनसाइड सेल्स हैं और लैक्यूनेज हैं वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज एंटर नहीं करती, जबकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स थ्रू दीज लैक्यूना स्ट्रक्चर के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। जबकि यहाँ पे इन दिस कार्टिलेजेस ब्लड वेसल्स कहाँ तक लिमिटेड रहती हैं? सिर्फ और सिर्फ पेरिकॉन्ड्रियम तक ही, पेरिकॉन्ड्रियम। और उसके अलावा अगर बात करें स्केलेटन के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि जो स्केलेटन है उसको फॉर्म करने में सिर्फ और सिर्फ बोन्स ही रोल प्ले करती हैं, कार्टिलेजेस भी करती हैं इन सम मैमल्स। आप सबको पता होगा शार्क के बारे में। तो शार्क का भी जो इतना हैवी स्केलेटन है, हालांकि देखने में बहुत डरावनी लग रही है, बहुत सारे किल भी कर देती है लोगों को, तो इसका भी जो स्केलेटन है वो बोन्स से फॉर्म नहीं हुआ, वो किससे हुआ है? कार्टिलेजेस से फॉर्म हुआ है। तो भले ही कार्टिलेजेस सॉफ्ट हैं, फ्लेक्सिबल हैं एज कम्पेयर टू दिस बोन, लेकिन स्केलेटन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जैसे इन शार्क जो स्केलेटन बना है वो कैसा है?
कार्टिलेजिनस है, और इसीलिए जो शार्क को बोलते हैं हम कार्टिलेजिनस फिश भी बोलते हैं। कुछ फिशेस होती हैं जिनका जो स्केलेटन है वो किससे बना है, बोन से बना है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओस्टियोआइथिस भी बोल देते हैं। ये फर्दर नेक्स्ट टर्म्स हैं, जब हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तब आप ये टर्म्स का यूज़ करोगे वहाँ पे। ओके फाइन। जो बोन्स हैं वो क्या काम करते हैं, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल के लिए बोल दिया कि जो रिब्स हैं, लेग्स हैं, हैंड्स हैं, ये सब भी स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, बोन्स प्रेजेंट है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ह्यूमन बीइंग का जो एंडोस्केलेटन है, हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है वो अंदर प्रेजेंट है ना, बॉडी के बाहर तो प्रेजेंट नहीं है ना, स्किन के बाहर तो कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है जो स्केलेटन बना रही हो। तो बाहर अगर होता मेरे लाइक कोई जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, हार्ड कवरिंग, वो उसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। आपने कभी देखा होगा कॉकरोच के अगर पंख हम देखते हैं, जब कभी कॉकरोच मर भी जाए तो उसके पंख एज इट इज़ पानी में प्रेजेंट होते हैं। वो वहाँ पे जैसे पेपर होता है या कुछ होता है, वो चीज़ें क्या होती हैं, गल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जबकि कॉकरोच के जो पंख हैं, जो छोटे से फैदर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे, वो नहीं होते, वो जस्ट लाइक प्लास्टिक स्ट्रक्चर की तरह मेंटेन रखते हैं अपनी शेप को, ना कुछ श्रिंकेज होती है, ना कुछ स्वेलिंग होती है उस पोर्शन में। तो वो क्या है, वो होती है क्यूटिकल लेयर, जो कि इन अर्थ्रोपोड्स, इन सम इंसेक्ट्स, इन कॉकरोचेस क्या करते हैं, लेयर में स्केलेटन फॉर्म करने में रोल प्ले करते हैं। तो उसमें जो स्केलेटन है वो कहाँ है, बाहर की तरफ है, सपोर्टिव सिस्टम कहाँ है, बाहर प्रेजेंट है। तो उस तरीके के स्केलेटन को क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। जबकि ह्यूमन बीइंग में क्या है, अंदर प्रेजेंट है, सपोर्टिव सिस्टम, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम है वो कहाँ है, अंदर है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्केलेटन। तो ह्यूमन बीइंग में का जो एंडोस्केलेटन है उसको मेंटेन करने में कौन मेन रोल प्ले कर रहा है, बोन्स रोल प्ले कर रही हैं। साथ ही साथ ये हमारी जो बॉडी के मूवमेंट्स है, लाइक अगर मुझे ये आगे बढ़ना है या मुझे पीछे जाना है, तो मेरा जो पूरा बॉडी वेट कैरी कर रहा है वो कौन कर रहे हैं, मेरे बोन्स ही तो कैरी कर रहे हैं ना। तो ये मूवमेंट्री ऑर्गन्स की तरह भी रोल प्ले करते हैं, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। तो इसी के साथ हमने ये बेसिक से पढ़ लिए हैं कार्टिलेजेस एंड बोन्स के बारे में। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं ज़रा डिफरेंस पे, डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजेस एंड बोन। तो सबसे पहला डिफरेंस अगर हम देखें कार्टिलेजेस एंड बोन का, तो वो क्या है, वो है अबाउट इट्स सॉफ्ट और इलास्टिक स्ट्रक्चर। तो वो कार्टिलेजेस क्या होती हैं, कार्टिलेजेस आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, वेयर एज बोन्स क्या है, कंपैरेटिवली हार्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो वो क्या है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो किससे बना है, ओस्टियोसाइट से बना है। कार्टिलेजेस का जो मैट्रिक्स है, कार्टिलेजेस के जो सेल हैं वो उसको कौन कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स। और अगर मैट्रिक्स कंपेयर कर रहे हैं तो कार्टिलेज के मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, मेनली ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, वेयर एज इन बोन्स ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक आयन प्रेजेंट है। इस इनऑर्गेनिक आयन्स में मैंने आपको अभी अभी बताया कौन कौन से आयन है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। इसके अलावा जो कैल्शियम पैक्टेट्स हैं, कैल्शियम फ्लोराइड के साथ मिला के एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेता है। और उसके साथ साथ जो कोलेजन फाइबर्स हैं, जो हार्ड फाइबर्स हैं, वो सब भी इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। फाइन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट इज़ अबाउट ब्लड सप्लाई। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो कार्टिलेजेस हैं, कार्टिलेजेस की जो सेल्स है वहाँ तक ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो उसकी आउटर लेयर है, मेम्ब्रेन है, विच इज़ नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम, सिर्फ और सिर्फ वहीं तक ही ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। वेयर एज इन बोन्स जो ब्लड सप्लाई है वो सेल्स तक पहुँचती है। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। और नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट के बारे में अब हम बात करते हैं, विच इज़ अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। तो अगर कार्टिलेजेस की बात करें, कार्टिलेजेस की जो ग्रोथ होती है वो यूनि डायरेक्शनल होती है, जबकि जो बोन्स की ग्रोथ है वो क्या होती है, बाय डायरेक्शनल होती है। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। तो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा टॉपिक है अबाउट सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बात की है मेनली या कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजेस एंड बोन्स के बारे में, जो कि
मेजरली रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन, या हमारे स्केलेटन का जो फॉर्मेशन होता है, जो सपोर्ट होता है, उसको करने में रोल प्ले करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है, सिर्फ कार्टिलेजेस का बना होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में हो सकता है वो बोन्स का हो, और कुछ ऑर्गेनिज्म में हो सकता है बोन्स एंड कार्टिलेजेस दोनों ही इन्वॉल्व हो। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, या नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पे, जो कि है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्दर ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसको भी हम डिवाइड करते हैं इन 2 पार्ट्स, या इसमें भी हम फर्दर पढ़ेंगे 2 चीज़ें। एक तो होगा फर्स्ट इज ब्लड और सेकंड इज लिम्फ। तो सबसे पहले अगर इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स के बारे में बात करें, तो इन बोथ ब्लड एंड लिम्फ जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा, इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होगा। इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होगा, मतलब इसमें कोई भी नो फाइबर्स आर प्रेजेंट, कोई भी फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है जी। मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा, ओनली इन फ्लूइड फॉर्म। तो ये है इस जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसका स्पेसिफिक फीचर, बिकॉज यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ओनली एंड ओनली इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड फॉर्म में। कोई भी फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं अबाउट ब्लड। तो अगर हम ब्लड के बारे में बात करें या ब्लड के फर्दर कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, तो ब्लड वो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, या वो एक असेंशियल पार्ट है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है और फर्दर ट्रांसपोर्टेशन की तरह, ट्रांसपोर्टर की तरह भी एक्ट करता है और पूरी बॉडी में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है जी। एक सेल से दूसरे सेल में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक नेसेसरी मटेरियल्स को पहुंचाने का और वेस्ट मटेरियल को वहां से फर्दर अपने अंदर ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। जब हम ब्लड के कंटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसके फर्दर मैट्रिक्स को। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा लिक्विड मटेरियल, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, लिक्विड। ठीक है जी। और दूसरा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ सॉलिड मटेरियल। तो मतलब कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। ब्लड के अंदर क्या है, लिक्विड पोर्शन है, और दूसरा पोर्शन क्या है, सॉलिड है। ये जो लिक्विड पोर्शन होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मा, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। और ये जो सॉलिड पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं, सेल्स, या फिर ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स मतलब ब्लड सेल्स। ठीक है जी। जब हम प्लाज्मा के बारे में बात करें, तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के फर्दर कंटेंट्स के बारे में। तो जो प्लाज्मा है, अगर हम देखें सबसे पहले तो पूरे बॉडी का जो ब्लड है, उस ब्लड का जो 55% है वो है सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा। मतलब मेजरली जो ब्लड का कंटेंट है वो कौन है, लिक्विड है। उस लिक्विड को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और 45% उसमें कौन प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है जी। क्लियर हो गई इतनी सी चीज़। और अब अगर हम प्लाज्मा को कंपेयर करें कि प्लाज्मा किस चीज़ का बना हुआ है, तो प्लाज्मा पे प्रेजेंट होते हैं वाटर। ठीक है जी। और इसके अलावा इस वाटर के साथ जो भी चीज़ें हम बोलते हैं कि, जैसे हम बोलते हैं कि ग्लूकोज पहुंचता है हमारी बॉडी में एक सेल से दूसरे सेल तक, या एक ऑर्गन से दूसरे सेल तक थ्रू
व्हाट, ग्लूकोज किसके थ्रू पहुंचता है, ब्लड के थ्रू पहुंचता है। ऑक्सीजन किसके थ्रू पहुंच रही है, ब्लड के थ्रू पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के कौन से पार्ट में मिक्स होके आ रहा है, मतलब किस स्ट्रक्चर के थ्रू मिक्स होके आता है, ब्लड के थ्रू मिक्स होके आता है। तो ये सब एक्चुअली चीज़ें मिक्स कहाँ पे हो रही हैं, तो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज सेल्स के अंदर तो डिसॉल्व नहीं होगा ना, ग्लूकोज, प्रोटीन, फाइबर्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होंगी कहाँ पे, इस प्लाज्मा पोर्शन में, इस वाटर में, इस वाटर के साथ डिसॉल्व होके आएंगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन मेनली जो कंबाइन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ होती है। हीमोग्लोबिन जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। वेयर एज अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ज़्यादातर पोर्शन है वो ब्लड के सेल्स के, आरबीसीज के साथ कंबाइन होने की बजाय वाटर में डिसॉल्व होके आता है। फाइन, तो मैं कह सकती हूँ कि जो प्लाज्मा है उसके अंदर एक तो प्रेजेंट होगा वाटर कंटेंट, और दूसरा होगा जिसके अंदर जो भी चीज़ें डिसॉल्व होंगी, अब चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो हमारे फाइबर्स हों जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है जी, जो हमारी लाइक ब्लड की फंक्शनिंग के लिए क्या है, नेसेसरी भी हैं। तो एक तो प्रेजेंट होगा इसमें वाटर, और दूसरा प्रेजेंट होंगे इसमें अदर सब्सटेंसेस जो कि फर्दर फंक्शनिंग के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो अदर सब्सटेंसेस में आता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है जी, क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि जो CO2 है वो CO2 भी इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स यहाँ पे डिसॉल्व होके आएगी। इसके बारे में आप फर्दर पढ़ोगे अपने 10th 11th के बारे में। फिलहाल सिर्फ इतना जान लेते हैं कि जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा का जो मेजर कंटेंट है उसमें ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। तो अब हम बात करते हैं फर्दर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्लड के बारे में, जिसमें इन्वॉल्व है कौन, सेल्स। ये जो सेल्स हैं इनको हम लोग फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज RBCs, सेकेंड इज वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज WBCs, और थर्ड होते हैं फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है जी, आप सबको पता होगा ये जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या काम करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में रोल प्ले करते हैं। फाइन, तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इन सब की फंक्शनिंग के बारे में। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में तो बात हो ही गई। प्लाज्मा क्या है, पोर्शन ऑफ द ब्लड विच इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या काम करता है, मटेरियल्स को डिसॉल्व करने का काम करता है और फर्दर उसके ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं ब्लड के नेक्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट RBCs, रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, RBCs भी कह देते हैं, और साथ ही साथ रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कह देते हैं। अब ये जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कलर क्या होगा, रेड होगा। उस रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक पिगमेंट जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड दीज RBCs। इस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का, ऑक्सीजन को कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन अपने साथ। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे देन द स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन को फर्दर हम जो पूरे बॉडी ऑर्गन्स हैं, पूरे बॉडी है, उस तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो RBCs का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, RBCs ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कैसे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि RBCs के अंदर प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन,
और उस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा ऑक्सीजन, स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा इनसाइड आर बॉडी। क्लियर होगी चीज़, इतनी सी चीज़। और अगर बात करें हम सेल के शेप के बारे में, तो ये जो शेप है ये जनरली बाइकनकेव, सर्कुलर बाइकनकेव प्रेजेंट होती है। क्यों होती है? ताकि जो स्मॉलर ब्लड कैपिलरीज हैं उनके थ्रू भी आरबीसीज क्या हो जाए, पास हो जाए। फाइन। और जैसे कि हम लोग पढ़ते आए हैं, पूरा सेल का जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज अगर आपको याद हो तो न्यूक्लियस एब्सेंट होती है मैच्योर आरबीसीज में, राइबोसोम्स एब्सेंट हैं, लाइसोसोम्स एब्सेंट हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है। ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं किसमें, आरबीसीज में, मैच्योर आरबीसीज में। अब वहाँ पे बार बार हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसीज, गोल्जी अपरेटस इज एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट। तो ये सब चीज़ें होती क्या है, ये मैच्योर आरबीसी होती क्या है? तो मैच्योर आरबीसी एक्चुअली जो आरबीसीज हैं रेड ब्लड सेल्स हैं, और सारी ही जो ब्लड सेल्स हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो में। ठीक है, तो जब फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई और ब्लड सेल्स एंटर हुई इनसाइड द ब्लड, ठीक है, तो उस सेल को, उस आरबीसीज को हम क्या कहेंगे, मैच्योर आरबीसीज। मतलब आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, बोन मैरो में स्टार्ट हो रहा है। फॉर्मेशन हुआ, आरबीसीज कंप्लीट हो गई उसका फॉर्मेशन। जब वो कंप्लीट हो गया फॉर्मेशन तो वो आएगी ब्लड में, तो जो ब्लड में एंटर करेगी वो कौन एंटर करेगी, मैच्योर आरबीसीज। तो जब आरबीसीज ब्लड में प्रेजेंट होती हैं तब उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। फाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं शेप के बारे में। तो शेप कैसी होती है, सर्कुलर, बाइकनकेव, ठीक है जी, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है जी, न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो जो मैमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में की जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें जनरली क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन मैमल्स में सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं। जैसे कैमल्स आपने सुना होगा ना, कैमल भी तो मैमेलिया कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। इस कैमल में और लामा, ये 2 मैमल्स हैं ऐसे जिनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शंस। ठीक है जी, तो एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द आरबीसीज ऑफ मैमल्स। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी चीज। फाइन। अब अगर बात करें तो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट क्या था, तो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट था पिगमेंट। उस पिगमेंट का नाम क्या होता है, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। व्हाट, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी सी चीज़। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेड ब्लड सेल्स के रेड कलर के लिए। तो रेड ब्लड सेल्स को जो रेड कलर है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड कर रहा है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। तो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है वो ऑक्सीजन को, इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करें अगर इन ह्यूमन बीइंग या इन एनिमल्स, इन ह्यूमन बीइंग कितना नंबर ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, तो लगभग 4.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं एक क्यूबिक mm ब्लड के अंदर।
तो 4.5 से 5.5 मिलियन तक वेरी करता है आरबीसीज का नंबर पर क्यूबिक mm। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं अमंग ऑल दीज ब्लड सेल्स, जो सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हैं वो कौन सी हैं? रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं। और इन रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही जो कलर है हमारे ब्लड का वो कैसा दिखता है? रेड कलर दिखाई देता है। फाइन। तो सबसे पहले हमने बात कर ली यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ सेल के बारे में, जो कि हमारा कौन सा है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज आरबीसीज, और इसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं। ये टर्म ज़रूरी है क्योंकि सम टाइम जो क्वेश्चन आता है उसमें वो आरबीसीज के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वहाँ पे आरबीसी या रेड ब्लड सेल लिखने की बजाय इरिथ्रोसाइट्स लिख देते हैं। ठीक है जी। शेप क्या है? बाइकनकेव है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। सिर्फ और सिर्फ किन मैमल्स में प्रेजेंट होता है न्यूक्लिएटेड आरबीसीज? कैमल एंड लामा में। स्पेशल फीचर क्या है आरबीसीज का? कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेड कलर प्रोवाइड करता है आरबीसीज को। क्या काम है उसका? ऑक्सीजन को कैरी करना इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नंबर कितना प्रेजेंट है? लगभग 4.5 मिलियन टू अप टू 5.5। तो ओवरऑल अगर मैं आरबीसीज के फंक्शन के बारे में बात करूं तो आरबीसी का मेन रोल क्या है इन अ ब्लड? तो आरबीसीज ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। क्लियर हो गई इतनी सी चीज़? तो ये हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई रेड ब्लड सेल्स के बारे में। आप इसको नोट डाउन करो और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेल के साथ, जो कि है हमारी WBCs और वाइट ब्लड सेल।